हेलो डियर स्टूडेंट, मैं डॉक्टर योगेश कुमार देशवा पॉलिटिकल साइंस की क्लास में आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज का टॉपिक है सॉवरेंटी। जी हाँ, संप्रभुता। संप्रभुता का परिचय, संप्रभुता कितने प्रकार की है और संप्रभुता के लक्षण क्या हैं, आज हम इन विषयों पर हम चर्चा करेंगे। संप्रभुता के लिए एक प्रसिद्ध राजनीति शास्त्री है गेटल। उनके अनुसार एक राज्य का दूसरे राज्य से, राज्य का अपने नागरिकों से तथा नागरिकों का दूसरे नागरिकों से क्या संबंध होगा, कैसा संबंध होगा, यह तभी समझा जा सकता है जब राज्य के उस तत्व का हम विचार करें जिस पर ये सारी चीज़ें संभव हो सकती है। जी हाँ, राज्य के तत्व के उस मुख्य तत्व का हम विचार करें। गार्डनर ने बड़े ही सुंदर शब्दों में हमें यह बताया। राज्य के तत्व, जी हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम राजनीति विज्ञान के स्टूडेंट हैं तो हमें ये ज़रूर ज्ञात होना चाहिए कि राज्य है क्या, क्योंकि हम राजनीति सब्जेक्ट के विद्यार्थी हैं, यानी राज्य को चलाने वाली नीति। तो हमें सबसे पहले ये ज्ञात होना चाहिए कि राज्य क्या है। जैसा कि गार्डनर साहब ने कहा कि हमें राज्य के उस निर्माणकारी तत्व का आवश्यकता है जो इन सबको लेके चलती है। जी हाँ, देखिए, राज्य के निर्माणकारी तत्वों में सबसे पहले एक निश्चित भूभाग की आवश्यकता होती है और निश्चित भूभाग के ऊपर निवास करने वाली जनसंख्या, और इस जनसंख्या को नियंत्रण करने वाली जो एक शासन का तंत्र होना चाहिए जो इस जनता को नियंत्रित कर सके, शासन तंत्र होना चाहिए। अब शासन तंत्र नियंत्रण कैसे करेगा, शासन कैसे करेगा, इसके लिए चौथा प्रमुख अंग जो है वो है सॉवरेंटी, यानी संप्रभुता शक्ति होती है। अब संप्रभुता शक्ति क्या है? राज्य की वह सर्वोच्च शक्ति जो राज्य के शासन करने वाले तंत्र में निहित होती है, जिसका प्रयोग वो शासन को चलाने में करते हैं। तो संप्रभुता शक्ति बहुत ही इंपॉर्टेंट है राज्य के निर्माण के लिए। इसी कड़ी में जो है गेटल, एक प्रसिद्ध राजनीति शास्त्री हैं, वो क्या कहते हैं कि एक राज्य का दूसरे राज्य के साथ में, एक राज्य के नागरिक का दूसरे राज्य के नागरिकों के साथ में कैसा संबंध स्थापित हो सकता है। हम राज्य के उस तत्व का विचार करें जो उसे अन्य समुदायों से पृथक करता है, उसे हम संप्रभुता कहते हैं। गेटल ने बड़े ही सुंदर शब्दों में हमें यह बताया। तो सर्वोच्च शक्ति, राज्य की वह सर्वोच्च शक्ति जो राज्य के शासन तंत्र के पास में निहित होती है, जिसका प्रयोग वो शासन को चलाने में करता है। अब हम इसके अर्थ की बात करते हैं। तो संप्रभुता शब्द जो है उसका अंग्रेजी रूपांतरण है सॉवरेंटी, और सॉवरेंटी शब्द जो है इंग्लिश का, वो लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द है सुपर, जिसका अर्थ होता है सर्वोच्च, सुप्रीम, और दूसरा है एनस। एनस का मतलब होता है शक्ति, यानी सर्वोच्च शक्ति। जी हाँ, सुपर प्लस एनस इक्वल टू सॉवरेंटी। सुपर और एनस लैटिन भाषा के दो शब्द हैं, जिसका अर्थ होता है संप्रभुता, जिसे प्रभुत्व शक्ति भी कहते हैं। तो राज्य के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण अंग है सॉवरेंटी। जीन बोंदा साहब क्या कहते हैं कि संप्रभुता नागरिक व प्रजाजन के ऊपर राज्य करने की वह सर्वोच्च शक्ति है जिस पर कानून का कोई अंकुश ना हो। मतलब एक ऐसी शक्ति जो बिल्कुल सुप्रीम है, उस शक्ति से बड़ी कोई शक्ति हो ही नहीं सकती। अगर हम ऐसा विचार करते हैं कि कोई ऐसी शक्ति है जो संप्रभुता शक्ति से ऊपर है, तो वो एकदम मिथ्या होगा, क्योंकि संप्रभुता शक्ति ही सर्वोच्च शक्ति है किसी राज्य की। जी।
अब बात करते हैं एक प्रसिद्ध राजनीति शास्त्री ग्रेशियस। ग्रेशियस क्या कहते हैं कि संप्रभुता उस व्यक्ति में निहित सर्वोच्च शक्ति है जिसके कार्य अन्य किसी पर आश्रित न हो, मतलब किसी पर डिपेंड नहीं होंगे और जिसकी इच्छा का उल्लंघन नहीं किया जा सके। ग्रेशियस ने बड़े ही सुंदर शब्दों में हमें यह बताया कि कोई ऐसी शक्ति है जिसका कोई उसको इनकार नहीं कर सकता, मना नहीं कर सकता, उसके आदेशों का उल्लंघन नहीं कर सकता और वो किसी पर डिपेंड नहीं होगी, तो वो सेल्फ डिफेंड होगी। ग्रेशियस ने बड़े ही सुंदर शब्दों में हमें सॉवरेंटी के बारे में बताया। तो ये तो था कुछ प्रसिद्ध राजनीति शास्त्रियों द्वारा सॉवरेंटी की परिभाषाएं और सॉवरेंटी का अर्थ। अब डियर स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं इसके प्रकारों के बारे में, इसके रूपों के बारे में, या यूं कह लीजिए इसके दो पक्ष। तो संप्रभुता जो होती है वो दो प्रकार की होती है। जी हां, दो प्रकार। संप्रभुता का पहला प्रकार है आंतरिक संप्रभुता और दूसरा है बाह्य संप्रभुता। आंतरिक संप्रभुता से तात्पर्य अंदर, मतलब राज्य के अंदर उसकी सत्ता चलनी चाहिए, नागरिक उसके आदेशों का उल्लंघन न कर सके। राज्य और समुदाय के उच्चतर पावर है ये, और अपने निश्चित क्षेत्र में अंतर्गत रहने वाले सभी व्यक्तियों को, संगठन को एक प्रकार की आज्ञा दे सकता है। मतलब राज्य में रहने वाली जनसंख्या को वो नियंत्रण रखने के लिए जो भी आदेश देगा, उस राज्य के अंदर रहने वाले नागरिकों को उसकी पालना करनी अनिवार्य होगी। तो गार्डनर ने बड़े सुंदर शब्दों में बताया है कि संप्रभुता राज्य के संपूर्ण क्षेत्र में विस्तृत होती है और एक राज्य के अंतर्गत स्थित सभी व्यक्ति और समुदाय इसके अधीन होते हैं। बिल्कुल, गार्डनर ने बड़े ही सुंदर शब्दों में कहा कि जो संप्रभु शक्ति का जो प्रयोग करेगा उसके अधीन सारी जनता है, क्योंकि जनता ने ही उसे वो शक्ति दी है जिसका प्रयोग वो हम पर कर रहा है। जी हाँ, तो ये तो था आंतरिक स्वरूप, मतलब आंतरिक रूप से जितने भी व्यक्ति होंगे वो उसके अधीन होंगे, उसके अधीन। अब संप्रभुता के दूसरे प्रकार की बात करते हैं, बाह्य संप्रभुता। अब बाह्य संप्रभुता क्या है कि राज्य किसी भी दूसरे देश से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण से स्वतंत्र होगा। जैसे हम हमारे भारतीय संविधान में वर्णित कि भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न गणराज्य है। जी हाँ, इसका मतलब क्या हुआ कि आप बाह्य संप्रभुता का एक प्रकार है कि आप बाहर किसी भी देश से ये कंट्रोलिंग में नहीं है, इसका खुद का संविधान है और अपने संविधान के अनुसार वो शासन करेगा। तो उसमें किसी भी प्रकार की कोई भी जो है ढिलाई बिल्कुल भी कतई बर्दाश्त नहीं होगी। सर्वोच्च शक्ति है संप्रभुता, उसका आदेश जो है वहाँ की कार्यपालिका द्वारा संपादित होगा, तो जो वो आदेश देंगे वो एकदम तुरंत प्रभाव से उनको फॉलो करना पड़ेगा। तो हमारा जो देश है वो किसी दूसरे देश के अधीन नहीं है और न ही किसी दूसरे देश के बातों से इन्फ्लुएंस होकर वो कोई कार्य करेगा। तो बाह्य स्वतंत्रता का मतलब होता है कि बाहरी रूप से एकदम फ्री, ऐसी विदेश नीति का निर्माण करना जो हमारे स्वतंत्र अस्तित्व को, जो अंतर्राष्ट्रीय जो स्तर को उसको एकदम कायम रखे, मतलब अपने अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर एकदम स्वतंत्र रहें, किसी भी बाह्य प्रेशर से नहीं, किसी भी बाह्य दबाव से नहीं, एकदम स्वतंत्र। तो इसे बोलते हैं बाह्य संप्रभुता, यानी आप बाहरी किसी भी दबाव से भी स्वतंत्र हैं। और आंतरिक संप्रभुता का मतलब कि जो अंदर, मतलब राज्य के अंदर जो है वो उसकी सत्ता को स्वीकार करे, उसका उल्लंघन ना करे। और बाह्य संप्रभुता का मतलब है कि कोई भी दूसरे देश के दबाव में या प्रेशर रह के हम कोई भी कार्य नहीं कर रहे हैं, हम बाह्य रूप से स्वतंत्र हैं, किसी भी देश से हम संधि कर सकते हैं, समझौता कर सकते हैं। तो दो स्वरूप में हमें संप्रभुता देखने को मिलती है। तो ये तो था संप्रभुता के प्रकार, बाह्य संप्रभुता और
आंतरिक संप्रभुता। हेलो डियर स्टूडेंट, मैं डॉक्टर योगेश कुमार देसवा पॉलिटिकल साइंस की क्लास में आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज का टॉपिक है सॉवरेंटी। जी हां, संप्रभुता। संप्रभुता का परिचय, संप्रभुता कितने प्रकार की है और संप्रभुता के लक्षण क्या हैं, आज हम इन विषयों पर हम चर्चा करेंगे। संप्रभुता, संप्रभुता के लिए एक प्रसिद्ध राजनीति शास्त्री है गेटल। उनके अनुसार एक राज्य का दूसरे राज्य से, राज्य का अपने नागरिकों से तथा नागरिकों का दूसरे नागरिकों से क्या संबंध होगा, कैसा संबंध होगा, यह तभी समझा जा सकता है जब राज्य के उस तत्व का हम विचार करें जिस पर ये सारी चीज़ें संभव हो सकती है। जी हाँ, राज्य के तत्व के उस मुख्य तत्व का हम विचार करें। गार्डनर ने बड़े ही सुंदर शब्दों में हमें यह बताया। राज्य के तत्व, जी हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम राजनीति विज्ञान के स्टूडेंट हैं तो हमें ये ज़रूर ज्ञात होना चाहिए कि राज्य है क्या, क्योंकि हम राजनीति सब्जेक्ट के विद्यार्थी हैं, यानी राज्य को चलाने वाली नीति। तो हमें सबसे पहले ये ज्ञात होना चाहिए कि राज्य क्या है। जैसा कि गार्डनर साहब ने कहा कि हमें राज्य के उस निर्माणकारी तत्व का आवश्यकता है जो इन सबको लेके चलती है। जी हाँ, देखिए, राज्य के निर्माणकारी तत्वों में सबसे पहले एक निश्चित भूभाग की आवश्यकता होती है और निश्चित भूभाग के ऊपर निवास करने वाली जनसंख्या, और इस जनसंख्या को नियंत्रण करने वाली जो एक शासन का तंत्र होना चाहिए जो इस जनता को नियंत्रित कर सके, शासन तंत्र होना चाहिए। अब शासन तंत्र नियंत्रण कैसे करेगा, शासन कैसे करेगा, इसके लिए चौथा प्रमुख अंग जो है वो है सॉवरेंटी, यानी संप्रभुता शक्ति होती है। अब संप्रभुता शक्ति क्या है? राज्य की वह सर्वोच्च शक्ति जो राज्य के शासन करने वाले तंत्र में निहित होती है, जिसका प्रयोग वो शासन को चलाने में करते हैं। तो संप्रभुता शक्ति बहुत ही इंपॉर्टेंट है राज्य के निर्माण के लिए। इसी कड़ी में जो है गेटल, एक प्रसिद्ध राजनीति शास्त्री हैं, वो क्या कहते हैं कि एक राज्य का दूसरे राज्य के साथ में, एक राज्य के नागरिक का दूसरे राज्य के नागरिकों के साथ में कैसा संबंध स्थापित हो सकता है। हम राज्य के उस तत्व का विचार करें जो उसे अन्य समुदायों से पृथक करता है, उसे हम संप्रभुता कहते हैं। गेटल ने बड़े ही सुंदर शब्दों में हमें यह बताया। तो सर्वोच्च शक्ति, राज्य की वह सर्वोच्च शक्ति जो राज्य के शासन तंत्र के पास में निहित होती है, जिसका प्रयोग वो शासन को चलाने में करता है। अब हम इसके अर्थ की बात करते हैं। तो संप्रभुता शब्द जो है उसका अंग्रेजी रूपांतरण है सॉवरेंटी, और सॉवरेंटी शब्द जो है इंग्लिश का वो लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द है सुपर, जिसका अर्थ होता है सर्वोच्च, सुप्रीम, और दूसरा है एनस। एनस का मतलब होता है शक्ति, यानी सर्वोच्च शक्ति। जी हां, सुपर प्लस एनस इक्वल टू सॉवरेंटी। सुपर और एनस लैटिन भाषा के दो शब्द हैं, जिसका अर्थ होता है संप्रभुता, जिसे प्रभुत्व शक्ति भी कहते हैं। तो राज्य के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण अंग है सॉवरेंटी। जीन बोंदा साहब क्या कहते हैं कि संप्रभुता नागरिक व प्रजाजन के ऊपर राज्य करने की वह सर्वोच्च शक्ति है जिस पर कानून का कोई अंकुश ना हो। मतलब एक ऐसी शक्ति जो बिल्कुल सुप्रीम है, उस शक्ति से बड़ी कोई शक्ति हो ही नहीं सकती। अगर हम ऐसा विचार करते हैं कि कोई ऐसी शक्ति है जो संप्रभुता शक्ति से ऊपर है, तो वो एकदम मिथ्या होगा, क्योंकि संप्रभुता शक्ति ही सर्वोच्च शक्ति है किसी राज्य की। जी।
अब बात करते हैं एक प्रसिद्ध राजनीति शास्त्री ग्रेशियस। ग्रेशियस क्या कहते हैं कि संप्रभुता उस व्यक्ति में निहित सर्वोच्च शक्ति है जिसके कार्य अन्य किसी पर आश्रित न हो, मतलब किसी पर डिपेंड नहीं होंगे और जिसकी इच्छा का उल्लंघन नहीं किया जा सके। ग्रेशियस ने बड़े ही सुंदर शब्दों में हमें यह बताया कि कोई ऐसी शक्ति है जिसका कोई उसको इनकार नहीं कर सकता, मना नहीं कर सकता, उसके आदेशों का उल्लंघन नहीं कर सकता और वो किसी पर डिपेंड नहीं होगी, तो वो सेल्फ डिफेंड होगी। ग्रेशियस ने बड़े ही सुंदर शब्दों में हमें सॉवरेंटी के बारे में बताया। तो ये तो था कुछ प्रसिद्ध राजनीति शास्त्रियों द्वारा सॉवरेंटी की परिभाषाएं और सॉवरेंटी का अर्थ। अब डियर स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं इसके प्रकारों के बारे में, इसके रूपों के बारे में, या यूं कह लीजिए इसके दो पक्ष। तो संप्रभुता जो होती है वो दो प्रकार की होती है। जी हां, दो प्रकार। संप्रभुता का पहला प्रकार है आंतरिक संप्रभुता और दूसरा है बाह्य संप्रभुता। आंतरिक संप्रभुता से तात्पर्य अंदर, मतलब राज्य के अंदर उसकी सत्ता चलनी चाहिए, नागरिक उसके आदेशों का उल्लंघन न कर सके। राज्य और समुदाय के उच्चतर पावर है ये, और अपने निश्चित क्षेत्र में अंतर्गत रहने वाले सभी व्यक्तियों को, संगठन को एक प्रकार की आज्ञा दे सकता है। मतलब राज्य में रहने वाली जनसंख्या को वो नियंत्रण रखने के लिए जो भी आदेश देगा, उस राज्य के अंदर रहने वाले नागरिकों को उसकी पालना करनी अनिवार्य होगी। तो गार्डनर ने बड़े सुंदर शब्दों में बताया है कि संप्रभुता राज्य के संपूर्ण क्षेत्र में विस्तृत होती है और एक राज्य के अंतर्गत स्थित सभी व्यक्ति और समुदाय इसके अधीन होते हैं। बिल्कुल, गार्डनर ने बड़े ही सुंदर शब्दों में कहा कि जो संप्रभु शक्ति का जो प्रयोग करेगा उसके अधीन सारी जनता है, क्योंकि जनता ने ही उसे वो शक्ति दी है जिसका प्रयोग वो हम पर कर रहा है। जी हाँ, तो ये तो था आंतरिक स्वरूप, मतलब आंतरिक रूप से जितने भी व्यक्ति होंगे वो उसके अधीन होंगे, उसके अधीन। अब संप्रभुता के दूसरे प्रकार की बात करते हैं, बाह्य संप्रभुता। अब बाह्य संप्रभुता क्या है कि राज्य किसी भी दूसरे देश से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण से स्वतंत्र होगा। जैसे हम हमारे भारतीय संविधान में वर्णित कि भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न गणराज्य है। जी हाँ, इसका मतलब क्या हुआ कि आप बाह्य संप्रभुता का एक प्रकार है कि आप बाहर किसी भी देश से ये कंट्रोलिंग में नहीं है, इसका खुद का संविधान है और अपने संविधान के अनुसार वो शासन करेगा। तो उसमें किसी भी प्रकार की कोई भी जो है ढिलाई बिल्कुल भी कतई बर्दाश्त नहीं होगी। सर्वोच्च शक्ति है संप्रभुता, उसका आदेश जो है वहाँ की कार्यपालिका द्वारा संपादित होगा, तो जो वो आदेश देंगे वो एकदम तुरंत प्रभाव से उनको फॉलो करना पड़ेगा। तो हमारा जो देश है वो किसी दूसरे देश के अधीन नहीं है और न ही किसी दूसरे देश के बातों से इन्फ्लुएंस होकर वो कोई कार्य करेगा। तो बाह्य स्वतंत्रता का मतलब होता है कि बाहरी रूप से एकदम फ्री, ऐसी विदेश नीति का निर्माण करना जो हमारे स्वतंत्र अस्तित्व को, जो अंतर्राष्ट्रीय जो स्तर को उसको एकदम कायम रखे, मतलब अपने अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर एकदम स्वतंत्र रहें, किसी भी बाह्य प्रेशर से नहीं, किसी भी बाह्य दबाव से नहीं, एकदम स्वतंत्र। तो इसे बोलते हैं बाह्य संप्रभुता, यानी आप बाहरी किसी भी दबाव से भी स्वतंत्र हैं। और आंतरिक संप्रभुता का मतलब कि जो अंदर, मतलब राज्य के अंदर जो है वो उसकी सत्ता को स्वीकार करे, उसका उल्लंघन ना करे। और बाह्य संप्रभुता का मतलब है कि कोई भी दूसरे देश के दबाव में या प्रेशर रह के हम कोई भी कार्य नहीं कर रहे हैं, हम बाह्य रूप से स्वतंत्र हैं, किसी भी देश से हम संधि कर सकते हैं, समझौता कर सकते हैं। तो दो स्वरूप में हमें संप्रभुता देखने को मिलती है। तो ये तो था संप्रभुता के प्रकार।
बाह्य संप्रभुता और आंतरिक संप्रभुता। हेलो डियर स्टूडेंट, मैं डॉक्टर योगेश कुमार देसवा पॉलिटिकल साइंस की क्लास में आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज का टॉपिक है सॉवरेंटी। जी हां, संप्रभुता। संप्रभुता का परिचय, संप्रभुता कितने प्रकार की है और संप्रभुता के लक्षण क्या हैं, आज हम इन विषयों पर हम चर्चा करेंगे। संप्रभुता के लिए एक प्रसिद्ध राजनीति शास्त्री है गेटल। उनके अनुसार एक राज्य का दूसरे राज्य से, राज्य का अपने नागरिकों से तथा नागरिकों का दूसरे नागरिकों से क्या संबंध होगा, कैसा संबंध होगा, यह तभी समझा जा सकता है जब राज्य के उस तत्व का हम विचार करें जिस पर ये सारी चीज़ें संभव हो सकती है। जी हाँ, राज्य के तत्व के उस मुख्य तत्व का हम विचार करें। गार्डनर ने बड़े ही सुंदर शब्दों में हमें यह बताया। राज्य के तत्व, जी हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम राजनीति विज्ञान के स्टूडेंट हैं तो हमें ये ज़रूर ज्ञात होना चाहिए कि राज्य है क्या, क्योंकि हम राजनीति सब्जेक्ट के विद्यार्थी हैं, यानी राज्य को चलाने वाली नीति। तो हमें सबसे पहले ये ज्ञात होना चाहिए कि राज्य क्या है। जैसा कि गार्डनर साहब ने कहा कि हमें राज्य के उस निर्माणकारी तत्व का आवश्यकता है जो इन सबको लेके चलती है। जी हाँ, देखिए, राज्य के निर्माणकारी तत्वों में सबसे पहले एक निश्चित भूभाग की आवश्यकता होती है और निश्चित भूभाग के ऊपर निवास करने वाली जनसंख्या, और इस जनसंख्या को नियंत्रण करने वाली जो एक शासन का तंत्र होना चाहिए जो इस जनता को नियंत्रित कर सके, शासन तंत्र होना चाहिए। अब शासन तंत्र नियंत्रण कैसे करेगा, शासन कैसे करेगा, इसके लिए चौथा प्रमुख अंग जो है वो है सॉवरेंटी, यानी संप्रभुता शक्ति होती है। अब संप्रभुता शक्ति क्या है? राज्य की वह सर्वोच्च शक्ति जो राज्य के शासन करने वाले तंत्र में निहित होती है, जिसका प्रयोग वो शासन को चलाने में करते हैं। तो संप्रभुता शक्ति बहुत ही इंपॉर्टेंट है राज्य के निर्माण के लिए। इसी कड़ी में जो है गेटल, एक प्रसिद्ध राजनीति शास्त्री हैं, वो क्या कहते हैं कि एक राज्य का दूसरे राज्य के साथ में, एक राज्य के नागरिक का दूसरे राज्य के नागरिकों के साथ में कैसा संबंध स्थापित हो सकता है। हम राज्य के उस तत्व का विचार करें जो उसे अन्य समुदायों से पृथक करता है, उसे हम संप्रभुता कहते हैं। गेटल ने बड़े ही सुंदर शब्दों में हमें यह बताया। तो सर्वोच्च शक्ति, राज्य की वह सर्वोच्च शक्ति जो राज्य के शासन तंत्र के पास में निहित होती है, जिसका प्रयोग वो शासन को चलाने में करता है। अब हम इसके अर्थ की बात करते हैं। तो संप्रभुता शब्द जो है उसका अंग्रेजी रूपांतरण है सॉवरेंटी, और सॉवरेंटी शब्द जो है इंग्लिश का, वो लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द है सुपर, जिसका अर्थ होता है सर्वोच्च, सुप्रीम, और दूसरा है एनस। एनस का मतलब होता है शक्ति, यानी सर्वोच्च शक्ति। जी हां, सुपर प्लस एनस इक्वल टू सॉवरेंटी। सुपर और एनस लैटिन भाषा के दो शब्द हैं, जिसका अर्थ होता है संप्रभुता, जिसे प्रभुत्व शक्ति भी कहते हैं। तो राज्य के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण अंग है सॉवरेंटी। जीन बोंदा साहब क्या कहते हैं कि संप्रभुता नागरिक व प्रजाजन के ऊपर राज्य करने की वह सर्वोच्च शक्ति है जिस पर कानून का कोई अंकुश ना हो। मतलब एक ऐसी शक्ति जो बिल्कुल सुप्रीम है, उस शक्ति से बड़ी कोई शक्ति हो ही नहीं सकती। अगर हम ऐसा विचार करते हैं कि कोई ऐसी शक्ति है जो संप्रभुता शक्ति से ऊपर है, तो वो एकदम मिथ्या होगा, क्योंकि संप्रभुता शक्ति ही सर्वोच्च शक्ति है किसी राज्य की।
अब बात करते हैं एक प्रसिद्ध राजनीति शास्त्री ग्रेशियस। ग्रेशियस क्या कहते हैं कि संप्रभुता उस व्यक्ति में निहित सर्वोच्च शक्ति है जिसके कार्य अन्य किसी पर आश्रित न हो, मतलब किसी पर डिपेंड नहीं होंगे और जिसकी इच्छा का उल्लंघन नहीं किया जा सके। ग्रेशियस ने बड़े ही सुंदर शब्दों में हमें यह बताया कि कोई ऐसी शक्ति है जिसका कोई उसको इनकार नहीं कर सकता, मना नहीं कर सकता, उसके आदेशों का उल्लंघन नहीं कर सकता और उसके वो किसी पर डिपेंड नहीं होगी, तो वो सेल्फ डिफेंड होगी। ग्रेशियस ने बड़े ही सुंदर शब्दों में हमें सॉवरेंटी के बारे में बताया। तो ये तो था कुछ प्रसिद्ध राजनीति शास्त्रियों द्वारा सॉवरेंटी की परिभाषाएं और सॉवरेंटी का अर्थ। अब डियर स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं इसके प्रकारों के बारे में, इसके रूपों के बारे में, या यूं कह लीजिए इसके दो पक्ष। तो संप्रभुता जो होती है वो दो प्रकार की होती है। जी हां, दो प्रकार। संप्रभुता का पहला प्रकार है आंतरिक संप्रभुता और दूसरा है बाह्य संप्रभुता। आंतरिक संप्रभुता से तात्पर्य अंदर, मतलब राज्य के अंदर उसकी सत्ता चलनी चाहिए, नागरिक उसके आदेशों का उल्लंघन न कर सके। राज्य और समुदाय के उच्चतर पावर है ये, और अपने निश्चित क्षेत्र में अंतर्गत रहने वाले सभी व्यक्तियों को, संगठन को एक प्रकार की आज्ञा दे सकता है। मतलब राज्य में रहने वाली जनसंख्या को वो नियंत्रण रखने के लिए जो भी आदेश देगा, उस राज्य के अंदर रहने वाले नागरिकों को उसकी पालना करनी अनिवार्य होगी। तो गार्डनर ने बड़े सुंदर शब्दों में बताया है कि संप्रभुता राज्य के संपूर्ण क्षेत्र में विस्तृत होती है और एक राज्य के अंतर्गत स्थित सभी व्यक्ति और समुदाय इसके अधीन होते हैं। बिल्कुल, गार्डनर ने बड़े ही सुंदर शब्दों में कहा कि जो संप्रभु शक्ति का जो प्रयोग करेगा उसके अधीन सारी जनता है, क्योंकि जनता ने ही उसे वो शक्ति दी है जिसका प्रयोग वो हम पर कर रहा है। जी हाँ, तो ये तो था आंतरिक स्वरूप, मतलब आंतरिक रूप से जितने भी व्यक्ति होंगे वो उसके अधीन होंगे, उसके अधीन। अब संप्रभुता के दूसरे प्रकार की बात करते हैं, बाह्य संप्रभुता। अब बाह्य संप्रभुता क्या है कि राज्य किसी भी दूसरे देश से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण से स्वतंत्र होगा। जैसे हम हमारे भारतीय संविधान में वर्णित कि भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न गणराज्य है। जी हाँ, इसका मतलब क्या हुआ कि आप बाह्य संप्रभुता का एक प्रकार है कि आप बाहर किसी भी देश से ये कंट्रोलिंग में नहीं है, इसका खुद का संविधान है और अपने संविधान के अनुसार वो शासन करेगा। तो उसमें किसी भी प्रकार की कोई भी जो है ढिलाई बिल्कुल भी कतई बर्दाश्त नहीं होगी। सर्वोच्च शक्ति है संप्रभुता, उसका आदेश जो है वहाँ की कार्यपालिका द्वारा संपादित होगा, तो जो वो आदेश देंगे वो एकदम तुरंत प्रभाव से उनको फॉलो करना पड़ेगा। तो हमारा जो देश है वो किसी दूसरे देश के अधीन नहीं है और ना ही किसी दूसरे देश के बातों से इन्फ्लुएंस होकर वो कोई कार्य करेगा। तो बाह्य स्वतंत्रता का मतलब होता है कि बाहरी रूप से एकदम फ्री, ऐसी विदेश नीति का निर्माण करना जो हमारे स्वतंत्र अस्तित्व को, जो अंतर्राष्ट्रीय जो स्तर को उसको एकदम कायम रखे, मतलब अपने अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर एकदम स्वतंत्र रहें, किसी भी बाह्य प्रेशर से नहीं, किसी भी बाह्य दबाव से नहीं, एकदम स्वतंत्र। तो इसे बोलते हैं बाह्य संप्रभुता, यानी आप बाहरी किसी भी दबाव से भी स्वतंत्र हैं। और आंतरिक संप्रभुता का मतलब कि जो अंदर, मतलब राज्य के अंदर जो है वो उसकी सत्ता को स्वीकार करे, उसका उल्लंघन ना करे। और बाह्य संप्रभुता का मतलब है कि कोई भी दूसरे देश के दबाव में या प्रेशर रह के हम कोई भी कार्य नहीं कर रहे हैं, हम बाह्य रूप से स्वतंत्र हैं, किसी भी देश से हम संधि कर सकते हैं, समझौता कर सकते हैं। तो दो स्वरूप में हमें संप्रभुता देखने को मिलती है। तो ये तो था संप्रभुता के प्रकार।
बाह्य संप्रभुता और आंतरिक संप्रभुता। हाँ, अब बात करते हैं हम संप्रभुता के लक्षणों के बारे में कि हम संप्रभुता को कैसे पहचानेंगे, इसके लक्षण क्या हैं। तो लक्षण नंबर फर्स्ट, निरंकुशता। संप्रभुता का अर्थ सर्वोच्च शक्ति से है और यह शक्ति निरपेक्ष है और निरंकुश होती है। देखिए, संप्रभुता राज्य की वह सर्वोच्च शक्ति है जिसके द्वारा राज्य के निश्चित क्षेत्र के अंतर्गत स्थित सभी प्रकार और समुदायों पर पूर्ण नियंत्रण रखा जाता है और इसके आधार पर एक राज्य अपने ही समान दूसरे राज्यों या देशों से अपनी इच्छा के अनुसार स्वतंत्र जो है अपने संबंध स्थापित कर सकता है। तो ये तो है निरंकुशता कि यह शक्ति निरपेक्ष है और एकदम निरंकुश होती है। अब बात करते हैं लक्षण नंबर 2, सर्वव्यापकता। इसका तात्पर्य है कि राज्य के अंतर्गत स्थित सभी व्यक्तियों और समुदायों पर इसका नियंत्रण रहता है। इसमें कोई भी प्रकार शक्ति के मुक्त होने पे दावा नहीं कर सकता। ये कोई नहीं कहेगा कि हम इनसे अलग हो जाएं, ठीक है ना। तो एकदम सर्वव्यापकता, हर जगह ये व्यापक होती है। अगला है स्थायित्व। ये बिल्कुल स्थायी होती है, इसको कभी भी ये मृत नहीं होती, ये स्थायी है, इसको कोई भी नष्ट नहीं कर सकता। अविभाज्यता। अविभाज्यता से तात्पर्य है कि इसको कोई नष्ट नहीं कर सकता। गेटल कहते हैं कि विभाजन पूर्णतया अपने आप में विरोधाभास है, बिल्कुल। अब बात करते हैं हम अपृथकनीयता की। संप्रभुता राज्य के अपृथकनीय होता है और इसका जो है कोई भी त्याग नहीं कर सकता। मतलब संप्रभुता के बिना हम राज्य के अस्तित्व की बात कर ही नहीं सकते। अगर हम ये कहें कि किसी राज्य में संप्रभुता शक्ति नहीं है, इसका मतलब है उस राज्य का पतन है, वो राज्य बिल्कुल नष्ट है। तो सॉवरेंटी के बिना हम इसकी बिल्कुल भी परिकल्पना नहीं कर सकते। अगला लक्षण है अनन्यता। राज्य में केवल एक ही संप्रभु शक्ति हो सकती है, दो नहीं हो सकती। हम ये नहीं कह सकते हैं कि संप्रभु शक्ति से भी कोई सुपर शक्ति है। तो अगर हम ऐसा मानते हैं कि किसी राज्य में संप्रभुता शक्ति से भी ऊपर कोई शक्ति है, तो ये मान लीजिए कि वो राज्य के अंदर राज्य होगा। तो ऐसा बिल्कुल हो नहीं सकता। तो संप्रभु शक्ति से कोई सुपरवीर शक्ति हो ही नहीं सकती, क्योंकि संप्रभु शक्ति खुद ही एक सुपीरियर पावर है। अंतिम लक्षण है मौलिकता। राज्य की संप्रभुता सर्वदा मौलिक होती है, किसी अन्य सत्ता द्वारा प्रदत्त नहीं होती। कोई दूसरा हमें नहीं देता है, वो एकदम मौलिक होती है। यदि हम स्वीकार कर लें कि संप्रभुता किसी के द्वारा दी जाती है, तो ये मानना पड़ेगा कि इसे देने वाला संप्रभु इससे सबसे बड़ा संप्रभु होगा, और अगर ऐसा हुआ तो उसकी इच्छा का हम उल्लंघन नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल। तो ये तो थे संप्रभुता के लक्षण कि कौन कौन से संप्रभुता के लक्षण हैं। डियर स्टूडेंट, अब बात करते हैं हम संप्रभुता के विविध रूपों या प्रकारों के बारे में। तो प्रकार नंबर पहला, औपचारिक संप्रभुता या वास्तविक संप्रभुता या नाम मात्र की संप्रभुता। औपचारिक या नाम मात्र की संप्रभुता का तात्पर्य एक व्यक्ति या ऐसी इकाई से है जिसके पास सैद्धांतिक दृष्टि से शक्ति निहित हो, किंतु जिसके पास व्यवहार में इस प्रकार की शक्ति का अपने ही विवेक के आधार पर उपयोग न किया जा सकता। व्यवहार में इन शक्तियों का प्रयोग उसके नाम पर कोई अन्य व्यक्ति करता है। आदेश वगैरह सब उसके नाम से निकलते हैं, लेकिन कार्य कोई और व्यक्ति करता है। इसका उदाहरण हम इंग्लैंड के सम्राट को ले सकते हैं। इंग्लैंड सारा जो शासन है, जो भी आदेश है, वो इंग्लैंड के सम्राट के नाम से आते हैं, और लेकिन उसका उपयोग, उसका वास्तविक विवेक संगत डिसीजन, निश्चय, वो सब कौन लेता है? प्रधानमंत्री लेता है, लेकिन आदेश उसके नाम से आते हैं। तो उस शक्ति का केवल नाम मात्र की शक्ति है, औपचारिक है, और सारी शक्ति का उपयोग कौन करता है? प्रधानमंत्री। ठीक है ना। तो ये तो हुआ पहला प्रकार। अब दूसरा जो प्रकार है वो है कानूनी संप्रभुता। जी हाँ, इसको समझने के लिए हमें गार्नर की परिभाषा
को समझना पड़ेगा। तो गार्नर क्या कहते हैं? गार्नर के अनुसार कानूनी संप्रभुता एक निश्चित शक्ति है जो राज्य के उच्चतर आदेशों को कानून के रूप में प्रकट कर देता है। बड़े ही सुंदर शब्दों में उन्होंने कहा, वापस सुनना, कि कानूनी संप्रभुता वह निश्चित शक्ति है जो राज्य के उच्चतर आदेशों को कानून के रूप में प्रकट कर देता है। जी हाँ, संविधान इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। अब हम बात करते हैं प्रकार नंबर 3 की, राजनीतिक संप्रभुता। अब राजनीतिक संप्रभुता के बारे में थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि काफ़ी लोग इसे कानूनी संप्रभुता ही कहते हैं और कानूनी और राजनीतिक संप्रभुता एक ही होती है। लेकिन पूर्ण रूप से हम इसको समझने के लिए हमें गिलक्राइस्ट, एक राजनीति शास्त्री है गिलक्राइस्ट, उसकी परिभाषा हम देखते हैं। देखिए गिलक्राइस्ट साहब क्या कहते हैं कि कानूनी संप्रभुता निश्चित रूप से निश्चित और संगठित होती है। राजनीतिक शक्ति यद्यपि वास्तविक होती है फिर भी यह अस्पष्ट और अनिश्चित होती है। विद्यार्थियों ध्यान से सुने, पुनः दोबारा बोल रहा हूं। गिलक्राइस्ट के अनुसार कानूनी संप्रभुता निश्चित रूप से स्पष्ट और संगठित होती है और राजनीतिक संप्रभुता यद्यपि वास्तविक होती है फिर भी वह अस्पष्ट होती है और अनिश्चित होती है। संसद, इसका उदाहरण देख लीजिए, जैसे संसद जनता की कल्याण और इच्छा के विरुद्ध किसी भी प्रकार के कानून का निर्माण नहीं कर सकती है। क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि जनता संसद के सदस्यों को निर्वाचित करती है और उन पर नियंत्रण रखती है। आज हम एमपी एमएलए को चुनकर भेजते हैं, क्या हमारे हितों के लिए उनको हम वोट देते हैं, उनको जिताकर जो है असेंबली में और पार्लियामेंट में हम भेजते हैं और वहीं वो हमारा पक्ष ना रखे तो फिर क्या मतलब है ना? तो डेमोक्रेसी है, तो डेमोक्रेसी में जनता ही सर्वोपरि है, क्योंकि जनता ही सरकार चुन रही है। अपने हितों के लिए अपने योग्य उम्मीदवारों को वोट देके वो जिता रहे हैं, उनको आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये तो हुआ राजनीतिक संप्रभुता। अब हम बात करते हैं अगली संप्रभुता, वैध या यथार्थ। जी हाँ, वैध या यथार्थ। एक देश के संविधान द्वारा जिस व्यक्ति या समुदाय को शासन करने का अधिकार प्रदान किया जाता है उसे वैध संप्रभुता कहते हैं। अब किसी देश का एक कॉन्स्टिट्यूशन तैयार कर दिया गया और उसके अकॉर्डिंग सारा शासन, प्रबंध और शक्ति पृथक्करण, ये आपकी शक्ति है, ये आपकी शक्ति है, ये सब शक्तियों का वर्णन, तो उसे बोलते हैं वैध या यथार्थ संप्रभुता, क्योंकि वो सारी चीजें सिस्टमिक तरीके से उस कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, उसके अकॉर्डिंग ही हमें शासन करना है। तो वो एकदम वैलिड है, एकदम यथार्थवादी है और उसकी आज्ञा का पालन करना सभी व्यक्तियों को जरूरी है। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि जनता को व्यक्ति या समुदाय वास्तविक रूप से अपनी आज्ञाओं का पालन कराना भी यथार्थ संप्रभुता या वैलिड सॉवरेंटी कहते हैं। अब बात करते हैं हम अंतिम प्रकार की, वो है जन संप्रभुता। जन संप्रभुता से तात्पर्य देखिए, 18वीं सदी तक विश्व के सभी प्राय राज्यों में स्वेच्छाचारी और निरंकुश राजाओं का शासन चलता आ रहा है और इन राजाओं के शासनकाल से ही कुछ व्यक्तियों द्वारा जन संप्रभुता की सिद्धांत की प्रतिपादन किए गए हैं। इन सिद्धांतों के प्रतिपादकों में, ध्यान से सुने स्टूडेंट्स, इन सिद्धांत के प्रतिपादकों में मार्सिग्लो ऑफ पेडुला, जी हाँ, मार्सिग्लो ऑफ पेडुला और विलियम ऑफ ओकम, इनका विशेष तौर से ध्यान से सुनना, मार्सिग्लो ऑफ पेडुला और विलियम्स ऑफ ओकम का नाम लिया जाता है, जिन्होंने यह स्पष्ट किया कि जन संप्रभुता क्या है। लेकिन स्पष्ट रूप से इस सिद्धांत की घोषणा जीन जैक रूसो साहब ने की और रूसो क्या कहते हैं कि जनता की वाणी ही ईश्वर की वाणी होती है और राज्य की
प्रभुत्व शक्ति जनता में ही निहित होती है और सरकार शासन का कानून निर्माण की शक्ति जनता से ही प्राप्त करती है। तो सभी चीजों का आधार क्या है? जनता। तो इसलिए इसे जनता संप्रभुता या जन संप्रभुता कहते हैं। डियर स्टूडेंट, आज हमने काफी विषयों की चर्चा की। स्टार्टिंग में हमने संप्रभुता का परिचय पढ़ा, संप्रभुता किसे कहते हैं, संप्रभुता के दो पक्ष पढ़े, आंतरिक स्वरूप और बाह्य स्वरूप। उसके बाद में हमने संप्रभुता के लक्षणों पर बात की कि हम उसको कैसे पहचानेंगे। अब अंतिम रूप में हमने इसके प्रकारों के बारे में पढ़ा कि संप्रभुता किन किन प्रकारों से, मतलब इनका वर्गीकरण क्या है, इसका जो है इसके प्रकार क्या है। तो ये है हमारा संप्रभुता का टॉपिक। धन्यवाद।